हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए हैं? जे थॉमसन का परमाणु मॉडल हो गया। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग एवं परमाणु मॉडल ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि जे थॉमसन के ही विद्यार्थी थे रदरफोर्ड, और उन्होंने परमाणु के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और उसके बारे में बताया कि भाई नहीं, तरबूज के जैसा परमाणु नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थान इस तरह से नहीं होता है कि उसमें वो धंसा हुआ हो। तो उन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था वही चीज आपको हम समझाने रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उनके दोस्त एक गाइगर, जिसके जीजर भी कहीं लिखा हुआ रहता है, गाइगर उनके साथ में थे और सबसे ज्यादा मेन प्राथमिकता रदरफोर्ड को दिया जाता है। देखिए क्या किए। सबसे पहले अल्फा जो कण होता है, आपको जानकारी होना चाहिए कि अल्फा कण जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। मतलब अल्फा कण पे चार्ज कैसा होता है? प्लस। बाद में जाके पता चला कि अल्फा कण जो होता है वो 4 तरह के पार्टिकल से बना होता है, 2 प्रोटॉन से बना होता है और 2 न्यूट्रॉन से। ठीक है, लेकिन ये उस समय नहीं पता था जिस समय एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, और अल्फा कण का जब प्रहार किया गया था, है ना, गोल्ड फॉइल पर, तो उस समय नहीं पता था। बट इतना जरूर मालूम था कि अल्फा कण जो होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था समझिए बढ़िया से। सबसे पहले एक ऐसे दीवार को बनाया गया, एक ऐसा दीवार बनाया गया जो रेडिएशन को सोख सकता हो, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेड पीबी, इस पर अगर आपका कोई किरण पड़ रहा है या रेडिएशन पड़ रहा है तो उसको क्या कर सकता है? वो एब्जॉर्ब कर सकता है, सोख सकता है। तो ये एक दीवार हो गई। इसमें एक छोटा सा होल किया गया। ये छोटा सा जो होल है, इससे अल्फा कणों को निकलने के लिए जगह छोड़ दिया गया, और इसमें जो प्रयोग किया गया रेडियो एक्टिव मटेरियल, उसका नाम था बिस्मथ। ये जो चीज यहाँ पे यूज की गई वो क्या थी? बिस्मथ। ठीक है, बिस्मथ नामक रेडियो एक्टिव मटेरियल का प्रयोग किया गया। इससे बहुत सारे कण निकलते हैं, किरण निकलते हैं, लेकिन उसमें से जो निकला वो अल्फा किरण को निकाला गया इससे। तो इससे जो भी चीज निकलने वाली है वो कौन सी किरण होगी? अल्फा किरण। ठीक है, ठीक है, ये अल्फा किरण यहाँ से निकल रही है। अब ये जब निकल रही है तो चूंकि ये बहुत चारों तरफ फैल सकती है, तो चूंकि हमको ये जो निकल रही है इसके सिर्फ एक बिंब का प्रयोग करना है, एक किरण का प्रयोग करना है, एक लाइन से एकदम जाए अल्फा किरण, इस चीज का प्रयोग करना है। तो इसके ऊपर और नीचे एक और दीवार लगाया गया। वो दीवार जो लगाई गई, दीवार नहीं एक्चुअली ईंट थी, ब्राइक बोल सकते हो। ये ईंट का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये किस चीज का बना हुआ है? पीबी का। जो भी किरण अलग से आएगा तो उसको ये क्या करेगा? सोख लेगा। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया कि ये जो जा रहा है इतना ही जगह छोड़ करके इसके चारों तरफ
एक दीवार बनाई गई, यूं समझ लो कि एक पर्दा बोल सकते हो, एक पर्दा बोल सकते हो। और ये पर्दा जो था ये किस चीज का था? जिंक सल्फाइड का, जिसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन कह सकते हैं। ये एक डिटेक्टर की तरह काम करेगा कि कोई पार्टिकल आ रहा है तो किधर जा रहा है पार्टिकल। समझ में आया? और इसमें इस लोकेशन पर पन्नी समझते हो ना, पन्नी मतलब फॉयल पतला। जैसे देखा होगा सब जो मिठाई उठाई बेचता है लोग, वहां पर देखना चांदी का उस पर पन्नी लगाया हुआ रहता है, फॉयल बहुत ही पतला, एकदम पतला। तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पतला किया जा सकता है तो वो है सोना, गोल्ड, है ना। और दुनिया में अगर हर चीज परमाणु से बना हुआ है तो गोल्ड भी परमाणु से ही बना होगा। तो रदरफोर्ड ने सोना का प्रयोग क्यों किया, गोल्ड का प्रयोग क्यों किया फॉयल में, तो ये बात आप याद रखिएगा। गोल्ड का प्रयोग करने के पीछे रीजन ये था कि गोल्ड से ज्यादा पतला होने वाला दुनिया में कोई चीज नहीं है। और वो जितना ज्यादा पतला होगा, जितना ज्यादा फैलेगा, उतना ही विस्तृत जानकारी मिलेगी परमाणु की। क्योंकि एक परमाणु को समझने का मतलब, जो चीज किसी यंत्र द्वारा देखा ही नहीं जा सकता, उस चीज को देखने या समझने का प्रयास किया जा रहा है कि एक परमाणु कैसा होता है। तो इसके लिए हम दुनिया में वो चीज खोजेंगे जो ज्यादा फैल सकता हो, ज्यादा पतला हो सकता हो, तब हो सकता है कि परमाणु को बढ़िया से समझा जा सके। इसलिए ऐसा नहीं है कि गोल्ड का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि ज्यादा महंगा था, ब्रांडेड चीज था, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया? ज्यादा पतला किया जा सकता था। तो यहाँ पे हमने किस चीज का प्रयोग किया, यानी कि रदरफोर्ड ने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक पन्नी लगा दिया। किसका पन्नी लगा दिया? सोने का। ठीक है, तो हम इसको लिख दे रहे हैं कि ये जो चीज है आपका, ये क्या चीज है? सोने का पन्नी है। ठीक है, सोने का पन्नी मतलब फॉयल, फॉयल बोल सकते हैं, फॉयल ऑफ गोल्ड। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो चीज हो रही है उस चीज को समझिए। ये तीन हम दिखाए हैं तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये तीन ही है, बहुत सारे हैं। बात समझ में आया? बहुत सारे हैं। अब इसमें आपको जो बात को समझना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या समझना है। देखिए, यहाँ पे जो भी इधर से अल्फा किरण ये सब जो आ रहे हैं वो कौन सी चीज है? अल्फा किरण है। ठीक है, ठीक है, ये ईंट हो गया ब्राइट, ये सोर्स हो गया किस चीज का? अल्फा का, बिस्मथ। और ये गोल्ड फॉयल हो गया। ये जिंक सल्फाइड का क्या हो गया? स्क्रीन। लगभग ये चारों तरफ से बंद ही था। हाँ, यहाँ पे एक और चीज लगाया जाता है इस जगह पर, माइक्रोस्कोप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप क्या बताएगा? यानी आप इसे सूक्ष्मदर्शी बोल सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी से क्या हो सकता है कि अंदर हर जगह नजर रखा जा सकता है घुमा करके स्टैंड को। समझ में? बाहर से ही कि अंदर कहाँ पे मतलब कि अल्फा कण गिर रहा है, कहाँ स्पार्क बन रहा है, उस चीज का। ये फिगर में नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम रहने दे रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। जिंक सल्फाइड का ये पर्दा हो गया। अच्छा, अब यहाँ से समझिए बढ़िया से, इसके बाद क्या होने वाला है। लगभग अधिकतम किरण सीधे सीधे पार हो गया। अधिकतम किरण सीधे सीधे पार हो गया। कुछ किरण इस डायरेक्शन में चले गए। कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ तो सीधे ही निकल गए इसी डायरेक्शन में, उसी तरफ इधर से गए वापस चले आए। समझ में आया? कुछ इस तरह से। अब आप ठीक से समझिएगा इस लाइन को। हम इस लाइन में बोले कि ये बताओ कितना डिग्री का कोण है। ठीक है,
ये बताओ कितना कोण है? तीन तरह का कोण होता है मुख्य रूप से, अधिक कोण, न्यून कोण और न्यून कोण है, अधिक कोण और समकोण होता है ना। तो समकोण को छोड़ दो, एक वो 80 डिग्री समझ गया, जिसको रिजु रेखीय कोण भी बोल सकते हो या रिजु कोण बोल सकते हो। पर ये कोण कौन सा है? न्यून कोण है। अच्छा, अब ये कोण कौन सा है? आप ठीक से लाइन को पढ़िए बढ़िया से। यहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट है, इसको अगर सेंटर मान लें तो इसमें 180 डिग्री का कोण बहुत ज्यादा बन रहा है, कुछ न्यून कोण बन रहे हैं और कुछ अधिक कोण बन रहे हैं। समझ में आया? ये बात समझ रहे हो? अच्छा, 180 डिग्री जिसको हम बोल रहे हैं, एक्चुअल में ये 180 डिग्री क्या कोई कोण बनाया ही नहीं। 180 डिग्री बनाने का मतलब हुआ कि ऐसे गया और वापस रिटर्न आ गया। मतलब कि अगर कोई चीज ऐसे जा रहा है और फिर वापस रिटर्न चला गया, तो ये पूरा ऐसे ना एंगल बनाया, 180 वापस बनाया। या आप इसको इस तरह से भी बोल रहे हो कि सीधे मतलब चला गया। यहाँ पे आप अल्फा कण को ठीक से समझाइए। अल्फा किरण क्या हो रहा है? अल्फा किरण का अधिकतम किरण जो होता है वो सीधे सीधे चला गया, कुछ किरण जो था वो अधिक न्यून कोण पर विचलित हो गया, मतलब विचलित हो गया यानी अपना पथ बदल लिया। कुछ किरण जो है वो अधिक कोण पर विचलित हो गया, कुछ तो वापस उसी रास्ते से लौट गया। ये चीज देखा गया अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग में। किसने किया? ये रदरफोर्ड ने। जब ये किया तो उनको इसके बारे में सोचना था कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो इसको होने के लिए, इसको समझने के लिए एक और फिगर हम लोग को ड्रॉ करना होगा। जैसे हमें ये मान के चलना होगा कि ये जो चीज हो रहा है किसी एक परमाणु पर अगर हो रहा हो, कोई एक यहाँ परमाणु हो, परमाणु तो यहाँ बहुत सारे होंगे, लेकिन किसी एक परमाणु पर हो रहा होगा, तो ये कैसे हो रहा होगा। और इन सभी किरणों का दिशा देखते हुए, नेचर को समझते हुए, हम यहाँ पर समझेंगे कि एक परमाणु में कैसा होगा। तो हम एक परमाणु को अगर लेते हैं, मान लेते हैं कि गोल्ड का एक परमाणु है, यहाँ पे हम गोल्ड का एक परमाणु ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक परमाणु की बात हो रही है। ये गोल्ड का एक परमाणु है। सोर्स से जो लाइट नहीं, अल्फा किरण आ रहा था, उसमें आपने देखा कि एक किरण ऐसा था, ध्यान से सब बात को समझते जाइए। एक किरण ऐसा था जो आया और उसी रास्ते चला गया। ठीक है, अब हम ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। पहले इसके बारे में सोचिए कि एक किरण आया वापस चला गया, कोई तो है जो उसको धक्का दिया होगा। अब आप ये सोचिए, अल्फा किरण पर चार्ज कौन सा था? अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज को धक्का कौन दे सकता है? पॉजिटिव चार्ज ही दे सकता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में प्रतिकर्षण होता है। तो एक साबित ये हो गया कि इस लोकेशन पर कहीं तो प्लस चार्ज होगा, और वही प्लस चार्ज को क्या कर दिया? धक्का दे दिया। तो हम एक किरण अगर यहाँ पे लाएंगे और वापस ले जाएंगे, तो हमारे इसके सामने कौन सा चार्ज होना चाहिए? प्लस चार्ज। ये कंफर्म हो गया। तभी हो सकता है ऐसा, तभी हो सकता है। तो इस जगह पर हमने क्या दे दिया? एक प्लस चार्ज। और यहाँ पर एक किरण आया, यहाँ पर एक किरण हमको लाना है और वापस इसी रास्ते भेज देना है। ऐसे गया, वापस आ गया, टच भी नहीं किया। बात समझ में आया? न्यूक्लियर को ये टच भी नहीं किया। गैस में आप पढ़े होंगे कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10 के पावर -10 मीटर होता है। गैस के बारे में आप जो पढ़े होंगे तो आपको उसमें पढ़ने को मिला होगा। लेकिन ये डिस्टेंस जब मापा गया तो इसमें देखा गया कि ये वाला जो वापस आ रहा है, तो यहाँ अंदर का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेट 10 के पावर -15 मीटर था। समझ में आया? यानी कि परमाणु के
अंदर भी कुछ चीज है पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे है, उस जगह पर उसका साइज जो है, वो जगह जो है वो लगभग कितना है, 10⁻⁻15। इसको नाभिक नाम दिया गया है। यानी कि परमाणु के नाभिक जो होते हैं वो कितने साइज में होते हैं, 10⁻⁻15। दुनिया में इससे छोटा कुछ भी नहीं। इसको एक फर्मी नाम दिया गया, एक फर्मी। ठीक है, चलिए इस बात को आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ किरण क्या हुए थे, सीधे निकल गए थे, राइट। सीधे तो वही निकल सकता है जिस पर कोई भी बल नहीं लग रहा है, और बल यहाँ पे लगाने वाला सिर्फ कौन है, नाभिक है, यानी कि प्लस चार्ज। यानी कि प्लस चार्ज से दूर अगर कोई किरण जा रहा है तो उसको प्लस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन कुछ किरणें ऐसी थीं जो अधिक कोण पर क्या हो गई। अब अधिक कोण पर विचलित हो जाने का मतलब मेरे पास सामने कोई आ रहा है या बगल से आ रहा है, मैंने उसको धक्का दे दिया तो इधर चला जाएगा। यानी कि धक्का देने वाला ये है, यानी कि इसके करीब से कोई गुजरेगा, समझ में आया। इसके करीब मतलब यहां से अगर कोई गुजरेगा तो ये इधर धक्का दे सकता है। लेकिन और नजदीक से कोई गुजरेगा तो, ज्यादा नजदीक से गुजरेगा तो धक्का ऐसे तिरछे उदेगा, जैसे हुआएगा वही हिसाब से बल लगाएगा। यानी कि ज्यादा नजदीक में जो रहेगा, यानी इसके नजदीक में जो रहा, ऐसे ऐसे जो आया, तो ये वाला प्लस चार्ज धक्का कैसे देगा, कुछ इस टाइप से। तो एक अल्फा किरण ऐसे चला गया, अगर यहां से कोई नजदीक एकदम बहुत नजदीक रहता है तो ऐसे तिरछे भेज देगा। बोलो ऐसा होगा कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा दूर और कोई अल्फा किरण जा रहा है, थोड़ा सा दूर, ये वाला, तो बोलो उधर नहीं निकलेगा। कुछ तो ऐसा होगा जो ज्यादा नजदीक से होते हुए यहाँ पास से गुजरना चाहेगा, तो ये इसको ऐसे धक्का दे देगा। बोलो ऐसा होगा। अच्छा, वो कुछ किरण यहाँ से गुजरे, यहाँ से, तो ये पॉजिटिव इधर धक्का दे देगा, तो ये इधर गुजर जाएगा। लेकिन ज्यादा दूरी पर गुजरेगा तो, यस, ज्यादा दूरी पर अगर गुजरेगा तो ये क्या हो जाएंगे, सीधे निकल जाएंगे, सीधे निकल जाएंगे यहां से। अब आप यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। जो ज्यादा दूर है पॉजिटिव से वो सीधे निकल जा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज के नजदीक वाले जो है उसमें कुछ अधिक न्यून कोण पर विचलित हो जा रहे हैं, और कुछ अधिक कोण पर, और कुछ वापस उसी रास्ते से लौट जा रहे हैं। ऐसा जब एक्सपेरिमेंट में काउंट करके देखा गया ये कि कितने जगह स्पार्क बन रहा है, तो पता चला कि अगर 100 गो किरण है, मतलब हम 100 गो किरण अंदाज पर बोल रहे हैं लेकिन लाखों में किरण होता है, आप परसेंटेज के हिसाब से समझ सकते हैं। 100% में 99% किरण सीधे निकल जा रहा था। समझ में आया। यानी सबसे ज्यादा स्पार्क कहाँ बन रहा था, सामने इस स्क्रीन पर, यहाँ इस जगह पर स्पार्क सबसे ज्यादा था, चिंगारी, जिसको हम चिंगारी बोल रहे हैं। और सबसे कम स्पार्क जो था वो साइड में था, और उससे भी कम, सबसे कम स्पार्क इधर था कहीं पर, ये नजदीक था इधर, क्योंकि जो वापस जा रहा था वो इधर काफी नजदीक था, कम, सबसे कम स्पार्क इधर बन रहा था। तो अब हमको ये बताओ कि अगर सबसे ज्यादा स्पार्क अगर यहाँ बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा अल्फा किरण जो है बाहर निकल, मतलब परमाणु से होते हुए सीधे सीधे पार कर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु में ही जितना जगह देख रहे हो यहाँ कुछ है ही नहीं, ये लगभग क्या है, खाली। अगर कुछ है तो वो कहाँ पर है, यहाँ नाभिक में। इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो उसका तो कोनो नामो निशाने पता नहीं चल रहा है। लेकिन इतना बात साबित जरूर हो गया कि परमाणु के अधिकांश भाग क्या होते हैं, खाली होते हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया, रदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो अब उसको ये निष्कर्ष निकालना था कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष देखिए, सबसे पहले तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो लिखिएगा कैसे, ये हम बता दें आपको, तब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग समझाएं एवं उसके परमाणु मॉडल के बारे में बताएं। अगर ये क्वेश्चन हो गया, या अलग अलग पूछ दिया कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग बताइए,
हो सकता है कि क्वेश्चन में ये पूछ दे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या है, ये भी पूछ दे, या दोनों साथ में पूछ दे। तो पहले आप अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग समझ लीजिए कि उन्होंने प्रयोग में किया क्या था। तो उन्होंने क्या किया था, जैसे कि इसमें पूरा डिटेल में है, लेकिन आपको इतना डिटेल नहीं देना है, समझ में आया। आपको सीधे सीधे लिख देना है कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में अल्फा किरण को सोने के पन्नी पर प्रकीर्णित कराया था, समझ में आया, या प्रहार कराया था। अल्फा किरणों को सोने के पन्नी पर प्रहार कराया था। प्रहार कराया भी बोल सकते हो, प्रहार कराया। तो देखा गया कि कुछ किरणें सीधे निकल गई, कुछ किरणें न्यून कोण से विचलित हो गई, और कुछ किरणें अधिक कोण से विचलित हो गई, एवं कुछ किरणें सीधे वापस अपने रास्ते लौट गई। बात समझ में आ गया। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के अधिकांश भाग खाली होते हैं और धन आवेश उस परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है। धन आवेश जो होता है वो परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है, और इस केंद्र को नाभिक नाम दिया गया। समझ में आ गया? बोलो, इतना बात बुझाया कि नहीं? इतना बात आप लिख दीजिएगा और ये फिगर दोनों बना दीजिएगा, तो आपका अल्फा प्रकीर्णन 2 मार्क्स का हो गया, प्रयोग हो गया। फिर से एक बार सुन लीजिए। अगर हम बोलें कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या है, तो आपको सीधे सीधे बोलना है कि रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों को, आप किरण के जगह पर कण बोल सकते हैं। क्यों कण बोल सकते हैं, याद रखिएगा, जब कणों का समूह एक साथ चलता है तब उसे हम किरण बोलेंगे। किरण उसी को कहेंगे कि कणों का एक समूह एक लाइन से जा रहा है तो आप उसे किरण बोलिए। तो आप अल्फा किरण के बजाय अल्फा यहाँ पे कण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे अब कण के बेस पर बोलना हो तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रहार सोने के पन्नी पर कराया। पन्नी बोलने का ही मतलब हुआ बहुत पतला परत। सोने के पन्नी पर प्रहार कराया। तो इस प्रयोग में देखा गया कि अधिकतम अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण न्यून कोण से विचलित हो जाते हैं, कुछ अल्फा कण अधिक कोण से विचलित हो जाते हैं, और कुछ अल्फा कण वापस उसी रास्ते लौट जाते हैं। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, अधिकांश भाग खाली होता है, और संपूर्ण धन आवेश परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है, और इस केंद्र को नाभिक नाम दिया गया। बात समझ में आया? ये बात क्लियर हो गया? इतना आप लिख देते हैं तो ये अल्फा कण का प्रकीर्णन हो गया। अब रह गया बात परमाणु मॉडल क्या है। तो अब यहाँ पे निष्कर्ष जो भी आप लिखिएगा वही परमाणु मॉडल कहलाता है। जैसे हम लिख दें कि रदरफोर्ड के अल्फा के प्रकीर्णन के प्रयोग का निष्कर्ष, तो ये निष्कर्ष में जो भी हम लिखेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु मॉडल। या आप ऐसे बोल सकते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। निष्कर्ष छोड़ के आप परमाणु मॉडल लिख दीजिएगा, तो क्या परमाणु मॉडल में मिलेगा, तो उनका जो भी इस परमाणु से रिलेटेड जो भी निष्कर्ष निकालेंगे वही आपका क्या है, ये परमाणु मॉडल है। तो पहला बात, नंबर 1, आपको सबसे पहले जो बात समझ में आए वो आप लिख दीजिए। एक तो बात तय हो गया कि परमाणु मॉडल में परमाणु के अधिकांश भाग क्या होते हैं, खाली होते हैं। ये एक बात हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या हो गया, परमाणु के केंद्र पर पॉजिटिव चार्ज स्थित होता है, यानी कि परमाणु के सभी धन आवेश कहाँ रहते हैं, केंद्र या नाभिक में रहते हैं। ये दूसरा बात हो गया। तीसरा चीज कि परमाणु में अब इलेक्ट्रॉन की स्थिति बतानी थी, ठीक है। तो अब थोड़ा देर के लिए सोचिए, जे थॉमसन ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन गति करता है कि रुका हुआ रहता है, खाली इतना बताइए ना। जे थॉमसन ने सिर्फ ये बोला था कि तरबूज में बीज जैसे रहता है वैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो तरबूज में बीज गति करता है क्या,
उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी रहता है तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता है, ऐसा जे थॉमसन का बोलना था। कहने का मतलब तो यही था। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन परमाणु में बीज की तरह होगा, सोचो अगर बीज की तरह होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, बीज की तरह धंसा हुआ, अगर ऐसा होगा तो धन आवेश क्या करेगा? जब आकर्षित कर लेगा तो एक प्लस एक माइनस को खत्म कर देगा, ब्लास्ट कर देगा, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना वैसे। और इस हिसाब से दुनिया को नहीं होना चाहिए, हम लोग भी खत्म। इस हिसाब से किसी भी चीज का अस्तित्व रहेगा, पर हमारा तो है, हम लोग तो परमाणु से बने हुए हैं। समझ में आया? इसका मतलब जे थॉमसन का परमाणु मॉडल फेल हो गया। तो अब रदरफोर्ड से पूछा गया कि ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई? तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, उसी तरह से परमाणु में नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है। समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन घूमता है। तब फिर उनसे सवाल ये पूछा कि अगर कोई चीज घूमता है तो घूमने के पीछे सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, और वो है अभिकेंद्र बल। आप पढ़े होंगे कि दुनिया में कोई भी चीज को घूर्णन गति या वृत्तीय गति कराने के लिए कौन से बल की जरूरत होती है? अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है। अब बोलो, अभिकेंद्र बल अगर होगा तो अभिकेंद्र त्वरण भी होगा। याद करो, अभिकेंद्र बल होगा तो अभिकेंद्र त्वरण भी होगा। अभी तो बोल दिए कि हाँ भाई अभिकेंद्र बल होगा, और अभिकेंद्र बल देगा कौन? आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अभिकेंद्र बल नाम का कोई बल होता नहीं है। कोई ऐसा चीज होता है जो अभिकेंद्र का रूप ले लेता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और गुरुत्वाकर्षण बल ही कौन सा बल है? अभिकेंद्र बल। तो बोलो, अभिकेंद्र बल का रूप लेकर के कौन बैठा हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ठीक उसी तरह से इसमें भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो उसमें भी कोई तो ऐसा बल होगा जो अभिकेंद्र का काम करता होगा। तो वो कौन सा बल हो सकता है? देखो यहाँ कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। दोनों में आकर्षण होगा, जैसे पृथ्वी और सूर्य में आकर्षण होता है। लेकिन यहाँ पे जो आकर्षण हो रहा है वो वैद्युत आकर्षण बल है। यहाँ तो गुरुत्वाकर्षण बल का बात नहीं है, क्योंकि बहुत कम होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान भी बहुत कम है, 0 के करीब में मान के चलो। तो यहाँ पर विद्युत बल ही अभिकेंद्र बल का काम करेगा। और अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r ये होता है। यानी कि अगर हम तुमसे ये कहें, ध्यान से समझो, मान के चलो ये परमाणु है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा ना। ध्यान से समझना, यहाँ पे अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। यहाँ पर मान के चलो कि ये एक परमाणु है और ये वृत्तीय कक्षा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ठीक है। जैसा कि किसने बोला? रदरफोर्ड कहते हैं कि इसमें तो गति भी होगा तो वेग होगा ना जी। भाई उनका बोलने का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ, यहाँ कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन अगर ये घूम रहा है तो इसमें वेग भी होगा, साथ ही साथ इसमें द्रव्यमान भी होगा। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं कि me है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे आप m ही अभी रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कोई त्रिज्या जरूर होगी, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी होता है, तो इस त्रिज्या को क्या मान लिए? r। मुद्दा ये था कि यहाँ पर आवेश कितना, तो भाई परमाणु में जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पे उतना ही आवेश नाभिक पे होना चाहिए, तभी तो परमाणु विद्युत तक क्या होगा? उदासीन होगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ E है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? E। लेकिन एक पॉजिटिव तो एक क्या होगा? निगेटिव होगा। लेकिन अगर ये कहें कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज कैगो होगा? 10 गो। अभी याद रहे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बात नहीं हो रहा है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज हुआ ही नहीं था उस वक्त, सिर्फ और सिर्फ किसका खोज हुआ है? नाभिक का। और नाभिक में धन आवेश होता है। हमें ये नहीं पता था कि उस समय प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही धन आवेश है। समझ में आया? तो अगर 10 गो धन आवेश है तो हम 10 को जेड से सूचित करेंगे। समझ में आया? तो हम यहाँ पे जेड क्या लिखेंगे? जेड ई लिखेंगे। यहाँ पर हम जेड ई लिख दिए, मतलब इतना प्लस चार्ज है और ये क्या है? निगेटिव चार्ज है। ये बात समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ये प्लस जेड ई हो गया। जेड मतलब
जितना इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, हम एक इलेक्ट्रॉन पर बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो जितना इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी निकाल सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा हो, यही चीज हम पता करें। और वेग क्या है, v, इसका द्रव्यमान क्या होगा, me मान लेते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं तो उस कंडीशन में इसे गति करने के लिए कौन से बल की जरूरत पड़ेगी, अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ेगी। और अभिकेंद्र बल का काम कौन करेगा, यस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृत्तीय गति के लिए क्या जरूरी है, वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल की जरूरत है। और अभिकेंद्र बल का काम कौन करेगा, विद्युत बल काम करेगा। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है, mv²। तो हम m जो लिख रहे हैं वो किसका द्रव्यमान लिख रहे हैं, तो हम me लिख दे रहे हैं v² और बटा में r। लेकिन विद्युत बल के लिए फॉर्मूला कूलॉम ने दे दिया है पहले ही से, k(q1 × q2/r²। तो k का फॉर्मूला 1/4πε0। q1 के जगह पर आप Ze लिख सकते हैं, इंटू में e, बटा में, जब हम बल लिखते हैं तो उसमें चिन्ह नहीं लेते हैं, याद होगा आप लोगों को, लेकिन ऊर्जा लिखते हैं तो उसमें चिन्ह लेंगे। याद आया कुछ, चलिए अब यहाँ पे बताइए, अगर हम यहाँ से रेडियस का वैल्यू निकालना चाहें, रेडियस किसका, रेडियस कितना है, r का वैल्यू कितना है, तो r का वैल्यू भी बड़े आराम से निकल सकता है। r और यहाँ पावर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, r यहाँ आ जाएगा तो हमको रेडियस का पता चल जाएगा कि 1/4πε0 Ze² और बटा में mev²। ये किसका रेडियस आया, परमाणु का। यानी कि रदरफोर्ड के नियमानुसार, रदरफोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है मॉडल के अनुसार, हम रेडियस निकाल सकते हैं किसका, परमाणु का। परमाणु का जो रेडियस होता है वो बड़े आराम से निकल जाएगा। और क्या क्या निकल सकता है, मुद्दा ये था कि वो नाचती है तो नाचने के लिए उसके पास ऊर्जा होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए ना। हमको ये बताओ, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति कर रही है, ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में ऐसा कभी हो कि पृथ्वी अपना कक्षा छोड़ दे, तो क्या ये पॉसिबल है। जैसे हम एक बात, इस बात को समझिए, जैसे ये मान लीजिए कि कोई वस्तु है, इसमें हम धागा बांध दिए और हम अपने उंगली में इसमें चारों तरफ नचा रहे हैं, इसको चारों तरफ नचा रहे हैं। क्या कभी ऐसा होगा कि ये नाचते नाचते उधर फेंका जाए, अपने आप अपनी कक्षा को छोड़ दे। ऐसा कब हो सकता है, जब बीच का धागा टूट जाए। तो धागा इसको क्या करके रखा है, बांध के रखा है। अगर इस पर इतना ज्यादा बल लग जाए इधर कि धागा बीच में टूट जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये अपने कक्षा को, यानी कि जो भी चीज है वो धागा के वजह से ही, धागा बल किधर लगा रही है, केंद्र की तरफ, उसी को कौन सा बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल। यानी अभिकेंद्र बल लग रहा है तब तक ये नाच रहा है। अब चूंकि यह गति में है तो इसलिए इसके पास गतिज ऊर्जा है, और इसमें आकर्षण हो रहा है इसलिए इसमें स्थितिज ऊर्जा भी है। तो कुल मिलाकर इसमें यांत्रिक ऊर्जा है, और यांत्रिक ऊर्जा मतलब टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम बात करें कि इसका टोटल एनर्जी निगेटिव में होगा कि पॉजिटिव में होगा, तो आप बताइए आकर्षण बल पॉजिटिव को दिखाता है या निगेटिव एनर्जी को दिखाता है। अगर एनर्जी निगेटिव हो तो आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण, बताइए। नहीं याद आ रहा है आपको, बल वाला फॉर्मूला याद दिलाते हैं, 1/4πε0 बल वाला सभी ऊर्जा वाला, q1 × q2 बटा में r, और ये u है, ये पोटेंशियल एनर्जी है दो आवेशों के बीच का, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, बताइए इसमें आकर्षण हो रहा है कि प्रतिकर्षण, एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो आवेश दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा होगा कि आकर्षण,
क्यों? यस, अच्छा मैं आगे माइनस लिख दिया। अब बताइए आकर्षण, इसमें से कोई एक तो माइनस में होगा तभी ना एनर्जी माइनस में आया। तो इससे क्या साबित होता है कि एनर्जी अगर माइनस में हो तो आकर्षण होगा, और एनर्जी अगर प्लस में हो प्रतिकर्षण। तो मेरा सवाल तुम लोगों से यह है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो भी एनर्जी है वो दो तरह की है, एक काइनेटिक एनर्जी गति होने की वजह से, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी आकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से। दोनों एनर्जी को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद हमको मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होगा। ये मैकेनिकल एनर्जी निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? यस, निगेटिव। क्यों होगा? क्योंकि आकर्षण हो रहा है, और आकर्षण अगर हो रहा है तब तक, जब तक ये एनर्जी निगेटिव रहेगी तब तक ये पृथ्वी चारों तरफ नाचेगा। बात समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी, यानी पृथ्वी को बांध कर रखने वाली एनर्जी यानी बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी निकालते कैसे हैं? तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? बाइंडिंग एनर्जी मिलेगा। ये बात समझ रहे हो? ठीक वैसे ही इसमें सोचो, यहाँ इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है तो इसके पास भी घूमने के लिए बाइंडिंग एनर्जी होगा, गति कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगा, आकर्षण हो रहा है इन दोनों में तो इसके पास पोटेंशियल होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो एनर्जी कैसा आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए, तभी जाकर के ये बंधा हुआ रह सकता है। और अगर माइनस में नहीं आया तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल गलत हो गया। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो होगा आकर्षण की वजह से आके इसमें ऐड हो जाएगा और ब्लास्ट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा अस्तित्व। तो हम यहाँ चेक करेंगे, रदरफोर्ड के लिए आपका ये क्वेश्चन पूछता भी है कि आप रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लिए अस्थायित्व कैसे बताएंगे, अस्थायित्व कैसे दर्शाएंगे। तो अस्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी कब आएगी? तो स्टेबिलिटी तब हो सकती है जब इनका टोटल एनर्जी क्या हो, निगेटिव की पॉजिटिव? यस, निगेटिव होना चाहिए। अब हम तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, कोई भी चीज अगर गति कर रही है, गोल गोल घूम रही है किसी के चारों तरफ, तो उसमें अभिकेंद्र बल काम करता है तो उसमें आकर्षण होता है। अगर तुम उसे उतना ही एनर्जी पॉजिटिव दे दोगे, ध्यान से समझना, जैसे मेरा सवाल यह है कि अगर कोई चीज चारों तरफ घूम रहा है, कोई भी चीज किसी भी चीज के चारों तरफ, इसमें आकर्षण हो रहा है तो इनके बीच कुछ तो एनर्जी होगी, और वो टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर होगी। मान लेते हैं कि दोनों को जोड़े तो एनर्जी निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? निगेटिव। मान लेते हैं -5 जूल। -5 जूल कोई पार्टिकल है जो इसके चारों तरफ घूम रहा है, और इनके बीच जो बंधन ऊर्जा है वो कितना है? -5 जूल। अगर हम इसे +5 जूल एनर्जी दे दें, किसको? इस पार्टिकल को। यहाँ के पार्टिकल को कितना दे दिए? इसके पास पहले से कितना था? हम ये बोल सकते हैं कि ये कर्जा में है, कर्ज में है तो गुलामी कर रहा है, घूम रहा है। अगर इसको हम 5 जूल प्लस दे दिए तो गुलामी खत्म, ये अपना कक्षा छोड़ देगा, सीधे निकल जाएगा। बात समझ में आया? और इससे ज्यादा एनर्जी दे देंगे तो इधर से जंप कर जाएगा, कूद जाएगा। बात बुझा? ये कक्षे छोड़ के इधर आ जाएगा। यानी कि किसी चीज को आजाद करना है तो उसे हमको कितना एनर्जी देना होगा? जितना उसका बंधन ऊर्जा है। आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि आगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब पढ़िएगा तो ये बहुत काम करने वाला है। आप कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसको रिलीज करवाना चाहते हो तो उसके लिए एक ही उपाय है, वो जितना बंधन ऊर्जा में बंधा हुआ है उसे उतना ही धनात्मक ऊर्जा दे दो, वो आजाद हो जाएगा। आप पढ़े होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे होता है? उसे आप उतना एनर्जी देते हैं जितना उससे वो बंधा हुआ है, गुलामी कर रहा है, उतना ऊर्जा देते ही वो फिर फ्री हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ये बात समझ में आया? यहाँ पे वही चीज समझना है कि अब रदरफोर्ड के लिए चैलेंज है कि इसकी टोटल एनर्जी निगेटिव है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना पड़ेगा और काइनेटिक एनर्जी, दोनों एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम निकालते हैं किसका एनर्जी? इलेक्ट्रॉन का। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन की कौन सी ऊर्जा पहले निकाल लें? अब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mE/v²। बोलो, लिख सकते हैं? जरा गौर से देखिए, mv² आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, है
ये पूरा वैल्यू है कि नहीं, इसी वैल्यू को यहाँ लिख सकते हैं 1/2 एम बी स्क्वायर के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर बाई आर, ये 8 हो जाएगा तो जेड ई स्क्वायर बटा में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। इसमें जब भी एनर्जी निकालते हैं तो चार्ज का साइन लेते हैं, याद कीजिए पढ़ाए थे, तो चार्ज का साइन में एगो पॉजिटिव चार्ज है एगो नेगेटिव, तो एगो जेड ई हो जाएगा पॉजिटिव जो केंद्र पर था, और एक माइनस ई हो जाएगा, और बटा में आर स्क्वायर नहीं होता है, आर होता है केवल, आप पढ़े होंगे आर केवल होता है। तो बोलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/-4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर। हमको तो टोटल एनर्जी देखना है भाई, टोटल एनर्जी देखने का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इसी को हम लोग कौन सी ऊर्जा बोलते हैं, बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हो, बराबर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी इक्वल टू, या टोटल एनर्जी को केवल क्या लिख सकते हो, ई लिख सकते हो। बोलो काइनेटिक एनर्जी कितना है, जेडी स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, फिर प्लस ये कितना है माइनस में है, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर बाई आर। बोलो कॉमन क्या है, जेडी स्क्वायर कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ये कॉमन है। बोलो यहाँ क्या बचेगा 1/2 माइनस 1, 1/2 से 1 घटाओ, -1/2 गुना करोगे तो माइनस जेडी स्क्वायर बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं 8 हो जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बोलो टोटल एनर्जी निगेटिव आया कि नहीं आया, अतः परमाणु में, अतः परमाणु रदरफोर्ड के अनुसार, अतः हम क्या लिख सकते हैं, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु क्या है, परमाणु अस्थाई है। अस्थाई होने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जाके प्रोटॉन से नहीं मिल रहा है। लास्ट वाला बात समझ लीजिए, लास्ट एक और बात हम बोलेंगे फिर आपको ये लिखवा देंगे, ध्यान से सुन लीजिए, 2 मिनट लगेगा। और लास्ट मैटर ये है कि इसके बाद एक साइंटिस्ट मैक्सवेल के बारे में आपको पहले पढ़ाया जा चुका था। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खोज कर चुका था, ठीक है, और उसने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होता है। आपको भी मैंने बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट करने के लिए क्या जरूरी है। आपको याद होगा एक इलेक्ट्रॉन अगर यानी कि एक आवेश अगर रुका हुआ होता है तो वो विद्युत क्षेत्र बनाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन गतिशील हो तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। लेकिन अगर कोई आवेश त्वरित हो, मतलब एक्सीलरेटेड हो, गति होने के साथ साथ उसमें त्वरण हो, तो वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 तरह की चीजें बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा, विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग बनाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ बताइए, अभिकेंद्र अगर बल लग रहा है तो अभिकेंद्र त्वरण होगा, और अगर अभिकेंद्र त्वरण होगा तो चार्ज में त्वरण आ गया कि नहीं आ गया, और अगर चार्ज में त्वरण आ गया तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा कि नहीं। यानी कि मैक्सवेल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये साथ ही साथ क्या बना रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग, और जो भी चार्ज विद्युत चुंबकीय तरंग बनाता है उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती जाती है। अगर इसकी एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपने कक्षा को छोड़ करके नजदीक, किसके नजदीक आते जाएगा, इधर नाभिक की तरफ आते जाएगा, ऐसे घूमते जाएगा, घूमते 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 अंत में जाके कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा, और नाभिक से ये टकरा जाएगा, और फिर सब कुछ खत्म। क्या खत्म हुआ, सब कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ कौन फेल हो गया,
रदरफोर्ड का यहाँ पे परमाणु मॉडल फेल हो गया, क्योंकि मैक्सवेल ने ये साबित कर दिया है कि एक्सीलरेटेड चार्ज क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करते हैं। और ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होनी चाहिए, और ऊर्जा कम नहीं होगा, अगर ऊर्जा कम नहीं होगा तो मैक्सवेल गलत हो जाएगा, और मैक्सवेल अपना साबित कर चुका है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट फेल हो रहा है, तो रदरफोर्ड का ये यहाँ पे फेल्योरिटी थी। ये आपको बढ़िया से याद रखना है कि कभी कभी पूछ देगा कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या दोष है, तो इसको भी हम आपको बढ़िया से लिखवा देंगे। अभी तो आपको समझ में आ गया यह कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये फेल कर गए तो इन्हीं के एक विद्यार्थी थे जिनका नाम था नील्स बोर, उन्होंने इसके बारे में बढ़िया से समझाया और इस परमाणु मॉडल में और सुधार किया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि ये फिगर बना लीजिए। पहले आप ना आंसर लिख लीजिए, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग एवं परमाणु मॉडल। अब मॉडल जो है आपको अगले दिन लिखवाएंगे, पहले आप इसमें लिख लीजिए। कल नहीं, कल क्लास बंद है, परसों क्लास खुला है, परसों संडे। आए मटकोर बा। हो गया। अपना फिगर का जगह छोड़ के लिख लीजिए, अपना फिगर बताते रहिएगा। हो गया। हाँ, ये दोनों के लिए आप जगह छोड़ दीजिए, एक इसके लिए जगह छोड़ दीजिए, फिर इसके लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अल्फा कम हो जाएगा। चलिए अब आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, दो गो पर फिगर है, एक ये वाला और एक ये वाला। हो गया। नीचे लिख लीजिएगा, रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का प्रहार कराया। सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का प्रहार कराया। सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का प्रहार कराया। प्रहार कराया, प्रहार कराया। तो प्रयोग में यह पाया कि अधिकतम अल्फा कण पन्नी को सीधे पार कर जाती हैं। पन्नी को सीधे पार कर जाती हैं। पन्नी को सीधे पार कर जाती हैं। एवं कुछ अल्फा कण न्यून कोण से विचलित हो जाती है। कुछ अल्फा कण न्यून कोण से विचलित हो जाती है, कमा कुछ अल्फा कण अधिक कोण से विचलित हो जाती है। कुछ अल्फा कण न्यून कोण से अधिक कोण से विचलित हो जाती है तथा बहुत ही कम अल्फा कण उसी रास्ते से वापस लौट आती है। उसी रास्ते से वापस लौट आती है। उसी रास्ते से वापस लौट आती है।
जिससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। जिससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। एवं संपूर्ण धन आवेश परमाणु के केंद्र पर स्थित होते हैं। परमाणु के केंद्र पर स्थित होते हैं, जिसे नाभिक कहा जाता है। 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 हो गया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिख लीजिए। कम से कम एगो जो अभी हम लिखवाए हैं ना है, इसको भी तो आपको नोट करना होगा। तो बस खाली एक नंबर आज लिखवा रहे हैं, बाकी अगले दिन लिख लीजिएगा। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब ब्रैकेट में निष्कर्ष भी लिख सकते हो पैराग्राफ चेंज करके। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल मतलब इससे अब वो मॉडल बता रहे हैं परमाणु का। पहला नंबर, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में, नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। हो गया। अब ये लिखने के बाद आपको हर चीज नोट कर लेना है। बात समझ में आया? ये वाला इसमें पूरा आ जाएगा है यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद आप फिगर का जो जगह दी छोड़े हैं वो फिगर भी बना सकते हैं पहले आप। ये उसी में आ जाएगा जो अभी आप लिखे हैं। और 2-3 गो और है जो अगले दिन बताएंगे, फिर दोष भी बता देंगे।